सपोज m इज़ अ मास, एक बॉडी है उसका मास m है, इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v. इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, ही विल से हाफ mv². काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है. वेरी गुड. अब मैं बोलूँ ये जो पार्टिकल है, जैसे गोल सा एक पार्टिकल जैसा लग रहा है, पर हमारी बॉडी तो ऐसी भी किसी भी शेप की हो सकती है. सपोज दिस इज़ अ कार. अब कार क्या है, मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ एटम्स. यदि हर एक का मेरे को मास मालूम है और हर एक की वेलोसिटी, ये जो कार चले रिजिड बॉडी है ना, वो फरारी हो या कुछ भी हो, तो ये क्या है, स्पोर्ट्स कार. अब स्पोर्ट्स कार में सारे एलिमेंट एक साथ ही मूव करेंगे एक ही वेलोसिटी से या अलग अलग वेलोसिटी से करेंगे. तो रिजिड बॉडी में क्या बोलते हैं, हर पार्टिकल की वेलोसिटी यदि मुझे मालूम है तो मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ. एंड व्हाट इज़ दैट, वी नो इट इज़ अ समेशन ऑफ हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल. राइट. तो एक पार्टिकल का मास mi है, ith पार्टिकल का मास mi है, उसकी वेलोसिटी vi है. तो वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी सम ऑफ हाफ mi vi². यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं. ओके. नाउ इफ़ आई आस्क यू कि यदि कोई बॉडी, रिजिड बॉडी, इट इज़ रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रोटेशनल बॉडी. आप कहोगे कैसे पता लगाऊँ, बहुत सिंपल है. हाँ, कैसे, हमको एक मालूम है v इज इक्वल टू क्या आता है, ओमेगा आर. या ith पार्टिकल की बात करूँ, किसी एक पार्टिकल का तो क्या होगा, vi इज इक्वल टू ओमेगा आर आई, या आर आई ओमेगा, कुछ भी लिख लो, एक ही मतलब है. ओके, वेरी गुड. अब आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में मत पड़ जाना, फॉर्मूला याद रखो. नॉर्मली हमको याद ऐसे होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, पर हम लिखते कहते हैं vi इज इक्वल टू, जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, वेक्टर इज इक्वल v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा. नो इशू. तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर. राइट. तो नाउ द काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल बॉडी आपसे पूछ रहे हैं. तो हमको लीनियर की मालूम है हाफ mv², या पार्टिकल फॉर्म में लिखूँ तो सिग्मा. तो आई कैन राइट, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं. v की वैल्यू हम ये डाल दें, द ith पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी मालूम है तो हम इस यहाँ पे डाल देते हैं उसकी ओमेगा. सो ओमेगा आर आई का होल स्क्वायर, हमने वी आई की जगह v ये डाल दिया, ओमेगा आर आई, इस फॉर्मूले से. ना थोड़ा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं. तो लेट्स सॉल्व इट. तो हाफ ओमेगा इज़ कांस्टेंट. हमने ये देखा कोई भी बॉडी रोटेट करे अबाउट एन एक्सिस तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको बाहर ले लिया, इज़ अ फिक्स थिंग. समेशन सम ऑफ mi/ri² ऐसे लिख सकते हैं. ऊपर वाली इक्वेशन सिंपल रीएडजस्ट किया, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ध्यान से देखो, अभी हाफ तो हाफ है, ओमेगा स्क्वायर है. तो ये समेशन को बेसिकली वी कैन राइट समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके अप टू nth पार्टिकल की. यदि सपोज रिजिड बॉडी में n पार्टिकल्स हैं, यहाँ हमने लिखे नहीं है पर उसका मतलब तो यही था. और mi/ri² जो ऊपर लिखा हुआ है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेशनल बॉडी इज़ दिस. अब ये फार्मूला आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, बहुत डिफ़िकल्ट है. तो हम यदि एक काम करें कि इसमें जो समेशन mi/ri² को यदि मैं एक लेटर से रिप्लेस कर दूँ, एंड दैट लेटर इज़ कॉल्ड i, एंड i इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यदि मैं i को बोल दूँ, ये जो ब्रैकेट में लिखा है कि समेशन mi/r², सो आपको याद रहेगा. यदि मैं इसको i से रिप्लेस कर दूँ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी हाफ i ओमेगा², क्योंकि इसको मैंने i से रिप्लेस किया, ओमेगा² था. तो नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल बॉडी इज़ व्हाट, हाफ i ओमेगा². लीनियर की कितनी होती है, हाफ mv². v इज़ द लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर. यहाँ क्या कर रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर. हाफ इसमें भी है, हाफ इसमें भी है. m की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, i. दैट मीन्स जब भी कोई लीनियर वेलोसिटी, मतलब किसी रोटेशनल चीज़ के बारे में उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हमेशा फार्मूला क्या होगा, हाफ i ओमेगा², वेयर i इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और वो क्या होता है, समेशन ऑफ mi/r², मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ऑल पार्टिकल का उसका समेशन. पर यदि मैं इस फार्मूले को लीनियर के और इस फार्मूले को दोनों को देखूं, तो मुझे क्या मालूम चल रहा है, लीनियर वेलोसिटी की बात करूंगा तो v का स्क्वायर कर दूंगा, एंगुलर करूंगा तो एंगुलर का स्क्वायर कर दूंगा. m की जगह मैंने यहाँ i लिख दिया. तो व्हाट इज़ i? i इज़, वी कैन से कि लीनियर वेलोसिटी, इस फार्मूले में i जो है इज़ एन एनालॉग और समथिंग सिमिलर एज, जैसे यहाँ मास काम कर रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालने में लीनियर वेलोसिटी के साथ में, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ आई भी वही काम कर रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालने में. तो आई इज़ एन एनालॉग ऑफ एम इन रोटेशनल मोशन. और आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आई होप इट इज़ क्लियर. वेरी गुड. चलो, सो आई इज़ एन एनालॉग ऑफ मास. यहाँ तक क्लियर. गुड. ये फॉर्मूला फिर आपको याद रखना होगा, आई इज इक्वल टू समेशन mi/ri².
तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देन आपको आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और समझोगे। और इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, थोड़े इन छोटे मोटे एग्जांपल लेने फिर समझाते हैं आपको। सो एक रिंग ऑफ अ मास एम है, एक आपके पास रिंग है। रिंग मतलब जैसे कोई भी रिंग चूड़ी होती है, जैसे उस टाइप की समझ लो। एक चूड़ी है, एक रिंग ऑफ मास है जिसका मास एम है। टोटल मास इस रिंग का कितना एम। अबाउट दिस एक्सिस, जैसे देखो ये लेफ्ट में इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो इस केस के अंदर इसके जो सेंटर में से जो जाएगा, ये सर्कल टाइप का होगा, उसके सेंटर में से जो हमारा एक्सिस जा रही है उसके अबाउट में इट इज़ रोटेटिंग। और आई कैन से कि यदि इस रिंग का रेडियस आर है और मैं ये एक पार्टिकल ले लूँ यहाँ पे एम, क्योंकि इट इज़ एम मेड ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं एक पार्टिकल लेता हूँ तो विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर। और वैसे भी रिंग में आप सारे पार्टिकल्स यदि मैं ऐसे जोड़ दूँ तो सारे पार्टिकल आर ही रेडियस में होंगे। एंड सपोज दिस पार्टिकल ऑफ मास एम इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी वी। और वी आर और ओमेगा के बीच में हमें फॉर्मूला मालूम है, वी इज इक्वल टू ओमेगा, ये हमें मालूम है, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं। और हमने क्या देखा, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इज क्या होता है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। एक पार्टिकल है, ऐसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल से ये रिंग बनी हुई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा समेशन एम आई आर आई स्क्वायर बोल सकता हूँ। और ये आर इस केस में कैपिटल आ रहा है, तो आई कैन राइट टोटल समेशन ऑफ टोटल, मैं सबको ऐड करता जा रहा हूँ, तो मेरे सारे के सारे आर ही रेडियस में और सबका मास यदि एम ही है, क्योंकि एक ही टाइप के सारे आयरन की बनी हुई है या गोल्ड की बनी हुई है, तो सब गोल्ड के एटम्स हैं, सबका मास सेम है, राइट। सबका रेडियस सेम है क्योंकि रिंग है भाई, राइट। तो आई कैन राइट एम इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग जिसकी जो विड्थ है, आप ऐसे बोलना, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, मतलब आप ये नहीं बोलना कि सर इसकी विड्थ भी तो हो सकती है, उसका रेडियस अंदर वाले का आर हो, बाहर वाले का हो सकता है आर प्लस डेल्टा आर हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक एटम से ही बनी हुई है, एक एटम जुड़ा हुआ, और एटम का मास डायमीटर इज निग्लिजिबल, राइट, कंपेयर टू द टोटल रेडियस ऑफ दिस रिंग। यहाँ तक क्लियर। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग अबाउट एन एक्सिस जो कि रोटेट कर रही है ऑन वर्टिकल एक्सिस कितना होता है एम आर स्क्वायर। हो रहा है क्लियर। चलो ऐसे समझते हैं, दूसरे जगह लेते हैं। अब बहुत सारे पार्टिकल लेके दो पार्टिकल ले लेते हैं। अ थिन रॉड विथ टू मासेस, एक रॉड ली इतनी थिन है कि उसका मास इज निग्लिजिबल, उसके तरफ दोनों एजिस पर हमने m/2 मास लगा दिए, राइट। सपोज इसकी लेंथ जो है, जो रॉड की जो लेंथ है l है इसका, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, मतलब एक धागा बांध दिया उसके अक्रॉस में, ये ऐसे रोटेट कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक मास का यदि मैं रेडियस निकालूँ, यदि मेरे रेडियस निकालूँ तो बोल सकता हूँ कि l/2 सेंटर से इसकी दूरी l/2 ये बोल सकते हैं। इसका मतलब जैसे हमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए थे, तो एक पार्टिकल ये है, दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सारे मासेस की एनर्जी का सम एम आई आर स्क्वायर, एनर्जी नहीं एम इन दोनों के प्रोडक्ट, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर का जितने भी हैं उनका सम। यहाँ पे तो दो ही हैं, तो एक का निकालेंगे क्या होगा, देखो m/2 और रेडियस l/2 का होल स्क्वायर। तो आई कैन राइट इनर्शिया ऑफ इस साइड के पार्टिकल का इतना हुआ, क्योंकि ये बॉडी थिन बॉडी है, जो दो मास और बीच की जो रॉड है उसका कोई मास ही नहीं है, तो ये मास का ले सकता हूँ, तो प्लस इसका भी निकालना है। हाँ, एम मास मीन्स क्या m/2, रेडियस मीन्स l/2 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला तो लगेगा ना, देखो एम आर स्क्वायर वाला। समेशन मीन्स जितने भी पार्टिकल हैं उनका सम। यहाँ पे दो ही पार्टिकल थे जिनका मास हाफ m/2 था, तो इसको सॉल्व कर लो। इफ़ यू सॉल्व इट यू विल फाइंड आई इज इक्वल टू ml²/4। तो आप ऐसे निकाल सकते हो ना। इस केस में क्या था, एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, ऐसे लाखों पार्टिकल, इसलिए हम MI/RI² तो m1r1² m2r2² ऐसे ऐड करते जाते, राइट, करते कि नहीं करते। तो हमने यहाँ टोटल ही दिया गया, सारे के सारे सेम, सभी रेडियस में mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग वेयर इट इज़ रोटेटिंग ऑन अ वर्टिकल एक्सिस इज दिस। क्लियर। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अ डिस्क ऑफ मास एम, ये रिंग की जगह एक डिस्क की होती, जैसे थाली की तरह, उसकी रेडियस भी सेम आ रहा है। तो याद रखो, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है उसका जो डिस्क का होता है वो हाफ होता है। क्या होता है उसका हाफ, mr²/2। इसको आप 12th में या मे बी 11th में आगे जाके कहीं सॉल्व करो, ठीक है। अभी टाइमिंग के याद रखो, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू होती है उससे आधी होती है डिस्क की, ठीक है। कितनी होती है, आधी होती है। आप ऐसे याद रख लो, रिंग में सारा मास आर रेडियस पे होता है, यहाँ पे क्या हो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया एक तरह से, है ना। है भी एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड, जब ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, वो उससे कम ही होगा, कम मीन्स आधा होगा। सो क्लियर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी
किस एक्सेस के अबाउट रोटेट चल रही है, उससे उसका रेडियस कितना है, उस मास का उस रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और यदि नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हैं उनको ऐड कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बट सर मेरे को तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि इनर्शिया तो मुझे मालूम है, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, इस फॉर्मूला से क्या हो रहा है, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। बट एक्चुअल में फ़ायदा क्या है इस करने का? तो यू रिमेंबर इनर्शिया कि हमने क्या सीखा था 10th में, यदि कोई ट्रक है उसको मैं बोलूँ इसको धक्का दो, ठीक है, ड्राइवर है नहीं, इसको धक्का दे के साइड में करो तो आपकी जान निकल जाएगी, राइट। आप इससे धक्का ही मुश्किल से ही धक्का मार पाओगे या हिला पाओगे, या 10 लोग लगेंगे तब थोड़ा सा हिलेगा। तो इससे कि इसको चलाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत भारी है, मास बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। या ऐसे समझिए कि यदि ये ट्रक चल रहा होता, हल्की सी स्पीड चल रहा होता और आप सामने से आके इसको रोकते तो आप इसको रोक पाते नहीं, क्योंकि बिकॉज यू विल से द इनर्शिया इज़ वेरी हाई, इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसको मैं रोक ही नहीं पाऊँगा, राइट। सेम वे में जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे हैं, हम रोटेशन चीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। और जब कोई चीज़ रोटेट करती होती है तो हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसका बहुत ज़्यादा है, कम है, आई की वैल्यू ज़्यादा कम है, उसका मतलब ये होता है इट टेल्स अस हाउ हार्ड इट इज़ टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। कोई चीज़ को रोटेट करना या चलती हुई चीज़ को, रोटेट करती हुई चीज़ को रोकना बहुत डिफ़िकल्ट होगा तब जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू ज़्यादा होगी। और इस कॉन्सेप्ट को ही ना फिज़िकली हम यूज़ करते हैं। एक ऐसी डिस्क होती है मेटल की, आपने बहुत जगह देखी है, इसको बोला जाता है फ्लाई व्हील। क्या बोलते हैं? फ्लाई व्हील। डीजल इंजन देखें, घर में पानी निकलता है ना, खेतों में लगे रहते हैं, या आपने शायद आजकल ना देखा हो, पुराने ज़माने में ऐसे होते थे डीजल इंजन, उसमें ना ऐसे फ्लाई व्हील लगा रहता था, यहाँ पे एक हैंडल लगाते थे, इसको आप घुमाओगे और घुमाओगे तो क्या इसमें एनर्जी आएगी आएगी आएगी, तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी तो मीन्स इसमें एनर्जी स्टोर होती जा रही है, तो स्टोर हो गई क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, अब इसको रोकना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और एक बार इंजन चला तो बस ये चलता ही जाएगा, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? रिमेंबर इट, वी कॉल इट फ्लाई व्हील। ऐसा व्हील जो फ्लाई कर रहा हो, एज इफ ऐसा लग रहा है कि फ्लाई कर रहा है, जैसे सुदर्शन चक्र कृष्ण जी लेके चलते ना, चक्र चल रहा है तो गर्दन उड़ा देगा, राइट। तो उसमें एनर्जी एक बार आगे आगे, रोकना बहुत डिफ़िकल्ट। तो जितना ज़्यादा मास होगा, हम फ्लाई व्हील क्यों लगाते हैं इंजन में? हम इसलिए लगाते हैं यदि इंजन में थोड़े बहुत वेरिएशन भी हुए तो हमारी जो पानी निकल रहा है वो हमारा यूनिफॉर्म निकलेगा। या इसको ऐसे समझते हैं, आजकल की गाड़ी देखोगे आप, कार वगैरह में, उनमें भी फ्लाई व्हील होता है, वो आपको दिखता नहीं है। यदि आप कभी इंजन खुला देखो तो उसमें एक डिस्क लगी रहती है यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें गेयर लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, वो एक अलग चीज़ होगी, पर जिस मास का हम यूज़ करते हैं, बिकॉज एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू, कोई चीज़ तेज़ चल गई ना तो उसको आपको रोकना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, समझ गए। तो रोकना डिफिकल्ट होगा मीन्स इसमें एनर्जी आ गई, तो मान लो आपका एक बार कोई इंजन बंद भी हो गया तो ये काफ़ी देर तक घूमता रहेगा, इंजन को पावर देता रहेगा। दैट मीन्स इट इज़ वर्क लाइक अ बैटरी, जैसे एनर्जी को स्टोर करता है, ये कौन सी रोटेशनल एनर्जी को स्टोर कर लेता है, बहुत जगह काम आता है। इसको चलो ऐसे समझते हैं, ट्रेन में आप बैठे हो, उसके व्हील्स होते हैं बहुत सारे, और व्हील्स सब किसके होते हैं? ट्रेन में लोहे के होते हैं, आयरन के होते हैं, राइट। और एक बार ये स्पीड पकड़ लेते हैं तो ट्रेन को रोकना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हम ट्रेन चल रही होती है तो बड़ी धीरे 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 स्पीड पकड़ती है, बिकॉज द मास, कहने का मतलब इट टेल्स अस कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बहुत ज़्यादा है। इट टेल्स अस हाउ हार्ड इट इज़ टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। इनके व्हील को रोटेट करने के लिए इंजन में बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, और वो उसको धीरे धीरे, देखते हैं ना आप, ट्रेन धीरे 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 स्पीड पकड़ती है, और एक बार स्पीड पकड़ लेती है तो फिर उसको ब्रेक लगाना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत दूर आधा किलोमीटर तक चलती रहेगी जब जाके रुकेगी। सो बेसिकली क्या हुआ, इन जो व्हील्स हैं, और हर एक डिब्बे में व्हील्स हैं, सब में एनर्जी आ गई, सब के ऊपर वर्किंग लाइक ए बैटरी, तो उस बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए आपको ब्रेक बहुत दूर तक लगाने पड़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम यूज़ करते हैं टू अवॉइड द टर्बुलेंस मतलब जो इंजन चल रहा है, डीजल इंजन है या आपका स्टीम इंजन है, उनको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, और ऐसा तो नहीं है फ्यूल कंटिन्यूस डालते रहते हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो हो सकता है, कभी फ्यूल कम गया कभी ज़्यादा गया, तो हमारा इंजन क्या होगा, उसकी जो पावर होगी वो परफेक्ट नहीं चल रही होती है, एकदम बराबर हॉर्स पावर नहीं आ रही होती है, थोड़ा बहुत कम आएगी। तो यदि आप गाड़ी में पीछे बैठे हैं तो आपको ट्रेन में झटके लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ वेरिएशन हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? तो वो जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उन सब फ्लक्चुएशन को ये जो व्हील्स होते हैं, जिनका मोमेंट ऑफ फ्लाई व्हील्स की तरह काम कर रहे हैं, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, वो एनर्जी उस समय ओवरटेक कर लेती है जो भी वेरिएशन इंजन में हो रहा है, तो आपको स्मूथ राइड मिलती है। आई होप इट इज़ क्लियर। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ यूज the physical usage of moment of inertia. Higher the I value, higher the I means higher the mass,
एम जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना ज़्यादा रेडियस में जितना बड़ा व्हील बना देंगे उतना ज़्यादा उसमें स्टोर्ड एनर्जी होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है, गुड। और इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं। यह समझने पहले ना कुछ हम ना ज्योमेट्रिकल चीज़ें समझ लें। ये क्या है, एक स्क्वायर। यदि मैं स्क्वायर को ऐसे करके पुल करूँ तो आई कैन मेक अ क्यूब, और मैं इसको इधर से पकड़ के पुल करूँ तो आई कैन मेक अ क्यूबॉइड। मैं क्यों समझा रहा हूँ, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे को फार्मूला जब हम याद रखेंगे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमने स्क्वायर को यदि पुल किया इट बिकम अ क्यूब, फर्दर पुल किया इट बिकम अ क्यूबॉइड। ये वैसा ही है, यदि मैं एक रिंग को पुल करूँ तो इट विल बिकम अ सिलेंडर, पाइप की तरह बन जाएगा, सिलेंडर बन गया। यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, बिल्कुल हॉलो है अंदर से, राइट। यदि मैं एक डिस्क को लेता और मैं इसको पुल करता तो क्या बन जाएगा, या तो मैं एक के ऊपर एक डिस्क रख दूँ या मैं इस डिस्क को पुल कर दूँ ऐसे करके, तो इट विल बिकम अ सिलेंडर, बट दिस टाइम इज़ अ सॉलिड सिलेंडर, इट इज़ अ हॉलो सिलेंडर, दिस इज़ अ सॉलिड सिलेंडर। यहाँ तक क्लियर, ओके। अब मैं इस डिस्क को यदि मैं रोटेट करूँ तो आई कैन हैव एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर। हमने सीखा था किसी भी डिस्क को रोटेट करना, ऐसे करके छेद कर दो, इस एक्सिस के बाद रोटेट कर सकती है। और ये डिस्क कैसे रोटेट कर सकती है, लुक इट कैन रोटेट दिस वे आल्सो। यदि मैं इस एक्सिस को उठा के एज में ला दूँ तो इसके अकाउंट भी तो रोटेट कर सकती है, कर सकती है। और कैसे रोटेट कर सकते हैं, इट कैन रोटेट दिस वे आल्सो। मीन्स मैं इस एक्सिस को लिटा देता तो मैं ऐसे बोलूँ, डिस्क जो एक्सिस है अबाउट विच दिस डिस्क इज रोटेटिंग, नाउ दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस डिस्क। मीन्स ये जो आर दिख रहा है मैं ऐसे कर दिया बेसिकली, मैं इसको अब वर्टिकल दिखा रहा हूँ। सो मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये आर इंपॉर्टेंट होता है। हर केस में आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, राइट। इस केस में देखो आर ये नहीं रह जाएगा, रेडियस ऑफ द डिस्क नहीं रही। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मेरा जो मास है, जो फारदेस्ट डिस्टेंस वो कितना दूरी पर है। इस केस में आ रही है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में क्या होगी, इस केस में भी आ रही होगी, आ रही होगी, यस इट इज़ आर। तो ये जो मेरी ये वैल्यू आई, मैंने इसमें जो आर बोला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के, एंड दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। अब इसको थोड़ा समझेंगे, ओके। अब मैं सिलेंडर को घुमाऊँ, सॉलिड सिलेंडर को मैं इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता हूँ, मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूँ, तो ये मेरा रेडियस ऑफ जायरेशन अभी समझते हैं, ओके। या मैं इस एक्सिस के अबाउट, जैसे यहाँ करे थे, तो मैं सिलेंडर को ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ। और जब मैं इनको कर सकता हूँ तो मैं हॉलो वालों को भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो ये जो क्यूब है इनको भी कर सकता हूँ। या मेरे पास स्पीयर है, स्पीयर को देखो, मैं एक स्पीयर, यदि मेरा स्पीयर हॉलो हो सकता है तो मैं सेंटर के अबाउट सॉलिड है तो भी ऐसे कर सकता हूँ, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं हॉलो को भी सॉलिड को ऐसे कर लिया तो हॉलो को भी इस साइड में एक्सेस ले सकता हूँ। आई होप समझ रहे हो। या चलो इस क्यूब को भी देखते हैं। किस क्यूब को, इस क्यूब को, मैं इस क्यूब को इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करता हूँ, या क्यूबॉइड को इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करता हूँ। मैं सेंटर से भी पास कर सकता हूँ, मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली। मीन्स एक्सेस ऑफ रोटेशन विल डिसाइड कि मेरा मास तो इसका फिक्स है, पर मेरी जो आर की वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। जब आर की वैल्यू बिल्कुल, हम जब सर्कल के फॉर्म में, डिस्क के फॉर्म में या रिंग के फॉर्म में बात कर रहे थे तो आर की वैल्यू आ रही थी। अदरवाइज दिस आर की वैल्यू विल वेरी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन, जो हमको एक्सज्यूम होता है। या मैं इस फार्मूला से यदि मैं उल्टा निकाल लूँ, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बोलूँ, राइट, तो आई कैन से आई डिवाइड बाई एम, इस आर ले लूँ तो उसका अंडर रूट ऑफ दिस, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। अब हम इनके ना फार्मूला देखते हैं कि मैं वर्टिकल एक्सिस में लेता हूँ या इस वर्टिकल एक्सिस में एच पे ले लेता हूँ या इसके सेंटर में लेता हूँ, क्या मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, और होता है तो कितना वैल्यू होती है। सो हम समझना चाहते हैं तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो के इज इक्वल टू आई अंडर रूट आई बाई एम है, वो उसकी वैल्यू कैसे निकलते हैं। वेयर एज वी नो आई इज इक्वल टू ऑलवेज इज अ समेशन ऑफ एम आई आर आई का स्क्वायर। सो लेट्स टेक अवर प्रीवियस एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने बोला था दो मास है जिनका मास क्या है m/2 जो एक थिन रॉड से कनेक्टेड है, और इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट दे आर रोटेटिंग, जिसकी जो लेंथ है l है, हमने बोला था l/2 उससे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। आई की वैल्यू क्या निकालती, ml²/4। नाउ इफ़ आई कनेक्ट दीज टू मासेस, दोनों मासेस को एक सर्कल में कनेक्ट कर दूँ, कि जिससे कि ये सर्कल का सेंटर है जिसके थ्रू ये एक्सिस जा रही है, एंड उसके ये डायमीटर हो गई, राइट, और उस डायमीटर के दोनों एजेस पर दोनों मासेस हैं m/2 एंड इफ़ इट इज सर्कल तो l/2 को यदि मैं रेडियस से रिप्लेस करता हूँ, लेट्स रिप्लेस विद रेडियस। यदि मैं r कर दूँ तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या होगा, मास, एक मास m/2 r² प्लस m/2 r², दोनों को ऐड करूँगा तो आंसर क्या होगा, mr²। कहने का मतलब
दो मासेस हैं जो कि r डिस्टेंस की दूरी पर हैं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है कि यदि मैं एक सॉलिड रिंग लूँ, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, उस सॉलिड रिंग में एक मास है विच इज़ एट अ डिस्टेंस r, क्योंकि रिंग का जो रेडियस है वो r है, और इसे n नंबर ऑफ मासेज हैं, तो हर एक का हमने m1r² प्लस m2r² सो n अप टू n, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और रोटेशन क्या है, वर्टिकल एक्सिस, सेंटर के बिल्कुल सेंटर से जा रही है, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि r यदि सेम है तो r मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो I क्या लोगे ब्रैकेट में m1 से लेके mn तक का समेशन r², वो बेसिकली यही फॉर्मूला तो आ रहा है mi/r², दो ही चीज़ है। और m1 m2 mn क्या है, द मास ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या n नंबर ऑफ एटम्स, उसको मैं जोड़ दूँ यदि सम कर दूँ तो क्या होगा, टोटल मास, तो आई कैन राइट mr²। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग is exactly same as if two masses m/2 at a radius of r, they are rotating about a vertical axis which is passing through the center, कह सकते हैं। ओके, अब यदि इन दोनों एग्जाम्पल्स में यदि कोई पूछे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, यू नो वैल्यू ऑफ i, यू नो मास, तो ये लेट्स पुट इट। तो यहाँ पे यदि आप निकालोगे i/m √² कर दोगे तो k इज इक्वल टू क्या होगा, r। और सेम वे में ये mr² है, तो यहाँ पे भी निकालोगे तो k इज इक्वल टू r। तो रेडियस ऑफ जायरेशन इन बोथ एग्जाम्पल्स में इज एग्जैक्टली इक्वल टू r। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इसी रिंग को यदि हम एक एक्सिस, अभी तो देखो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अब मैं बोलूँ कि यदि ये रिंग के बिल्कुल पैरेलल एक एक्सिस हो जो इस रिंग को यहाँ पे और यहाँ पे टच कर रही है, एंड नाउ द रिंग इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विच इज़ यदि बोला जाए तो ये रिंग के ये जो फेस है या ये प्लेन बना रहा है एक तरह से सर्कल, उसके पैरेलल है बिल्कुल, राइट। तो मैं इसको बोलूँ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, क्योंकि रिंग के बारे में हमें मालूम है, अभी हमने निकाला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² व्हेन इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। अब यदि सेम रिंग में परपेंडिकुलर एक्सिस लूँ तो ये ब्लू वाला दिख रहा है, एंड ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट हम निकालना चाहते हैं। यदि मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, सपोज़ मैं इसको x एक्सिस बोल रहा हूँ, इस वाले को y एक्सिस बोलता हूँ, इसको z एक्सिस बोलता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो ये रिंग है इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन YZ प्लेन के पैरेलल है, या बोलूँ y एक्सिस और x एक्सिस। अब रिंग को ऐसे से घुमाओ या इस पे घुमाओ, मतलब तो एक ही है। सो and what we know moment of inertia about this axis when the ring is rotating about vertical axis is mr²। ये अभी हमने लेफ्ट में निकाला ही था। तो what is the moment of inertia about x axis या moment of inertia about y axis, वो कितना होगा। सो एक थ्योरम होती है, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एंड इस थ्योरम को यदि हमको मालूम हो तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस y एक्सिस निकाल सकते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट फार्मूला, द फार्मूला इज़ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस y एक्सिस। यदि आप ध्यान से देखो कि ये जो एक्सिस है y एक्सिस और x एक्सिस, ये दोनों हैं एक ही प्लेन में। अब मान के चलो आप इस रिंग को इस एक्सिस के अबाउट, जब भी मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं ये एक्सिस बोल रहा हूँ विच इज़ पैरेलल टू दिस प्लेन या सरफेस ऑफ द रिंग, तो वो ये एक्सिस हो या ये एक्सिस हो, आप आंख बंद कर लो और मैं आपको पकड़ा दूँ, मैं कहूँ बताओ ये रोटेट कर रही है कि वाई एक्सिस के अक्रॉस में रोटेट कर रही है कि एक्स में रोटेट कर रही है, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, बिकॉज देर इज़ टेक्निकली देर इज़ नो डिफरेंस। आप रिंग के ऐसे एक रॉड ले जाओ या एक ऐसे ये एक्सिस बनाओ और रोटेट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वट एवर इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वट एवर इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस, ये दोनों एग्जैक्टली जो भी उनकी वैल्यू होगी सेम होगी। तो यदि ये सेम होगी तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन, परपेंडिकुलर इक्वेशन आई जेड, आई कैन राइट दिस वे कि आई जेड इज़ ट्वाइस ऑफ आई एक्स या ट्वाइस ऑफ आई वाई, या इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं, आई एक्स की वैल्यू निकालूँ या आई वाई की निकालूँ, इट इज़ हाफ ऑफ आई जेड, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा। सो आई विल से कि आई एक्स की वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज हाफ ऑफ द जेड एक्सिस, मीन्स mr²/2, एंड एग्जैक्टली आई वाई क्या होगा, वो भी सेम है आई एक्स और आई वाई, तो इट इज़ हाफ ऑफ mr²/2 विच इज़
आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आधा होता है। चलो इस परपेंडिकुलर एक्सिस ना थोड़ा सा और डिटेल में बाद में समझेंगे, बट इतना हमको समझ में आ गया कि यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वर्टिकल एक्सिस मुझे मालूम है तो वो कोई भी दो एक्सिस विच आर ऑन द सेम प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ होता है ऑफ वट एवर इज द जेड डायरेक्शन में, कह सकते हैं। ओके, लेट्स टेक वन मोर। ये सॉलिड रिंग ले लेते हैं। सॉलिड रिंग का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, mr²/2। हमें मालूम ही था कि रिंग का mr² होता है तो सॉलिड का हाफ mr²/2 होता है। अब यदि मैं सेम ही चीज़ बोलूँ कि व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड डिस्क विच अबाउट दिस एक्सिस, विच एक्सिस, जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो हमने अभी जाना था। तो इफ़ आई नो द वर्टिकल तो इसका क्या होगा, हाफ होगा बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो लेट्स इट इज़ आई वी कैन से इज mr²/4, ये 2 है तो उसका भी हाफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हमें किसी बॉडी का मालूम है, जैसे रिंग का मालूम है वर्टिकल एक्सिस, तो बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वी कैन इजीली आइडेंटिफाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अदर एक्सिस आल्सो। बहुत सिंपल है कि नहीं? गुड। नाउ इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन इन दोनों केसेस के अंदर, आई एक्स, यदि आपको मालूम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, उसका फॉर्मूला ये हुआ फॉर अ रिंग, तो प्लीज़ टेल मी द वैल्यू ऑफ के। अब देखो आई मालूम है, एम आपको मास मालूम है, मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, आई की वैल्यू मालूम है तो के निकालोगे, तो आई कैन से के इज इक्वल टू, या k² इज इक्वल टू r²/2 और k इज इक्वल टू आई कैन से r/√2। एग्जैक्टली यदि मैं इस केस में पूछूँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k, तो वी कैन से k इज इक्वल टू r/2 बिकॉज k² क्या होगा r²/4, k इज इक्वल टू क्या होगा r/2। तो जिस तरीके से हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं इफ़ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया by using this formula. I hope it is clear. Good.